हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली और आज हम लोग एसएससी लेवल का साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए और आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा लेंदी वीडियो प्रीफर नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स आने वाले हैं उन लोगों का मैं टाइम दे दूंगा कि इस वीडियो में 3 मिनट के बाद सपोज करो डीएनए टॉपिक शुरू होने वाला है, तो ऐसा आप डायरेक्टली ड्रैग करके उस टाइम पे जा सकते हो ताकि आपका वक्त बच सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल देख लीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस 2 वर्ड्स हैं। प्रोटीन क्या है? इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल, या मैं ये बोलूँगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो भी गलत नहीं है। यानी कि हमारी जो सेल है वो 60% एंड अबव और कुछ सेल में 80% एंड अबव प्रोटीन से बनी हुई होती है और हमारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। तो सेल किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक, यानी कि मेकिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को बनाया जा रहा है। तो प्रोटीन कहाँ बनती है? प्रोटीन बनती है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। प्लांट की बॉडी में भी प्रोटीन बन रहा है और एनिमल या ह्यूमंस भी सोशल एनिमल है, तो एनिमल या ह्यूमंस की बॉडी में भी प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन क्यों बनता है? इसके पीछे यानी कि प्रोटीन की ज़रूरत क्या है? तो याद रखो, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी के रिकवरी के लिए हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई बच्चा है जिसकी ग्रोइंग एज है, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हाइट बढ़ रही है। हाइट किससे बढ़ेगी? सेल से, और सेल किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और अगर कोई इंजर्ड हो गया, उसके हाथ की अगर स्किन वगैरह निकल जाती है इंजरी के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से, तो रिकवरी के लिए भी उसको क्या करेंगे? प्रोटीन पाउडर वगैरह देंगे ताकि उसके ऊपर आसानी से नई स्किन आ सके। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है, मगर कब? जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये 3 प्रोसेस के ज़रिए से होता है। 1 2 3 प्रोसेस के ज़रिए से होता है। ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, और तीसरा जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। ये 3 प्रोसेस के ज़रिए से प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। ये 3 प्रोसेस के ज़रिए से प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये कंप्लीट होता है। अभी ये तीनों वर्ड के हम लोग मतलब समझेंगे, यानी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना। टू राइट, लिखना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोले तो क्या हम लोग सिंपल हिंदी में बोलेंगे, इसका मतलब है अनुवाद। यानी कि एक अननोन लैंग्वेज जो हम लोगों को नहीं मालूम है, अननोन लैंग्वेज को हमारे सरल भाषा में उसका अनुवाद करना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और लास्ट होता है ट्रांसलोकेशन। इस वर्ड को मैं 2 हिस्से में लेता हूँ। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, लोकेशन का मतलब होता है प्लेस, यानी यहाँ पर इस प्रोसेस में कोई है जो अपनी जगह चेंज कर रहा है। वो कौन है और कैसे जगह चेंज कर रहा है, ये हम लोग एट द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन सिंथेसिस में ये सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये प्रोसेस के सीक्वेंस चेंज नहीं होने चाहिए। यही सही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसके आगे आपकी बुक में एक और चीज़ दिया हुआ है,
प्रोटीन सिंथेसिस से भी रिलेटेड है वो, उसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। पेज नंबर 1 में ये सारे चीज़ के अलावा आपके बुक में एक और चीज़ दिया हुआ है, वो है क्या, सेंट्रल डॉगमा। अभी सेंट्रल डॉगमा बहुत सी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। सेंट्रल मतलब क्या, यानी कि सेंटर, यानी कि बीच का जो भी पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट, उसको बोलेंगे सेंटर। और डॉगमा बोले तो क्या, सेट ऑफ रूल्स। क्या ये, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स है, 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल, हर एक के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल के गुच्छे को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। जैसे एक स्टूडेंट का रूल क्या होना चाहिए, सुबह उठो, दांत घसो, नहाओ, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल का अगर वक्त है तो यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, वापस आओ, फिर मुँह हाथ धो, फिर उसके बाद होमवर्क करो। ये क्या है, दिस आर सेट ऑफ रूल्स फॉर द स्टूडेंट लाइफ। वैसा ही कुछ सेट ऑफ रूल्स है। वो सेट ऑफ रूल्स को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ। सपोज़ करो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, नेचुरली आई विल गो टू डॉक्टर। डॉक्टर के पास गया, बराबर है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे तपासने के बाद, जांचने के बाद क्या किया, उसने मुझे बाहर की गोली लिख कर दिया। लिख कर दिया मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने यहाँ लिखा था टू राइट, तो क्या हो गया, मैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन वर्ड लिख सकता हूँ। डॉक्टर ने दवा लिख कर दिया। लिख कर दिया मतलब क्या किया उसने, ट्रांसक्राइब किया, यानी ट्रांसक्रिप्शन मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और वो दवा लिख कर किसको दिया, मुझे दिया, बराबर है, उसने क्या किया, दवा लिख कर क्या दिया, मुझे दिया, ठीक है, मुझे दिया। अब नो डाउट डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग जो होती है वो पहचानना जो है बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा बहुत हम लोगों, साधारण लोगों के लिए ऐसी रहती है। तो मुझे नहीं समझा कि डॉक्टर साहब ने क्या लिखे, तो मैंने क्या किया, उस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने केमिस्ट के पास गया, यानी कि मेडिकल वाले के पास गया। तो मेडिकल वाले ने क्या किया, उस पर्ची को पढ़ा और पूरे मेडिकल के, यानी उसकी दुकान में से एक प्रोटीन पाउडर ला कर दिया। क्या ला कर दिया, एक प्रोटीन पाउडर ला कर दिया। इसका मतलब डॉक्टर ने प्रोटीन का पाउडर लिखा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो भाषा जो डॉक्टर ने लिखा था, जो मुझे नहीं समझ रहा था, उसने अपने आप से उसको ट्रांसलेट किया। उसने अपने आप से क्या किया, ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके प्रोटीन पाउडर ला के दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग आसानी से समझते हैं, ये एक्चुअली डॉक्टर नहीं है, ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ डीएनए। और ये मुझे नहीं है, वर्ड मुझे नहीं है, ये है mRNA। तो देखो डीएनए ने mRNA के ऊपर कुछ लिखा, ध्यान से सुनो, डीएनए ने mRNA के ऊपर कुछ लिखा, लिखा मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ये लिखावट ट्रांसलेट हुई और बन गया प्रोटीन। ये लिखावट ट्रांसलेट हुई और बन गया क्या, प्रोटीन। mRNA के ज़रिए से ट्रांसलेट हुई और बन गया प्रोटीन। ये सारी चीज़ क्या है, नथिंग बट अ प्रोटीन सिंथेसिस। और वो जो मैंने शुरू में लिखा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, समझ में आया। और नो डाउट एक और वर्ड लिखा था ट्रांसलोकेशन, वो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसको सेंट्रल डॉगमा इसलिए भी बोला गया है कि जो भी जिंदा चीज़ है और उसकी बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए यही वो सेट ऑफ रूल्स है जो सारे जिंदा लोग अपना रहे हैं। सारे जिंदा लोग यही रूल फॉलो करते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है, और सारे प्रोटीन जुड़ जुड़ कर क्या बनते हैं, सेल बनती है। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आई होप सेंट्रल डॉगमा आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन सेंट्रल डॉगमा समझाते वक्त मैंने दो चीज़ लिखा हूँ, एक लिखा हूँ डीएनए और दूसरा लिखा हूँ आरएनए।
यानी mRNA। तो इसका मतलब अभी हम लोगों को DNA एंड RNA को जानना और समझना होगा। तो आइए पहला बेसिक जानते हैं, और ये DNA RNA समझना ज़रूरी है क्योंकि आपके पोर्शन में भी इसके बारे में दिया हुआ है, और ये आप लोगों को 9th में भी आकर जा चुका है DNA और RNA, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, DNA एंड RNA। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DNA और दूसरा है RNA। ठीक है, चाहे DNA हो, ठीक है, पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका जो नाम का फुल फॉर्म है वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। शॉर्टकट में न्यूक्लिक एसिड लिख दिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA हो या RNA हो, ये दोनों भी जो है 3 चीज़ से बने हुए हैं। वो 3 चीज़ क्या है, ये आपको थोड़ा समझना होगा। चाहे DNA हो या RNA हो, ये दोनों भी एक कॉमन चीज़ से बने हुए हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है, राइबोज शुगर। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। देखो, DNA हो या RNA हो, ये दोनों भी क्या है, ये 3 चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, तीनों भी यानी ये 3 चीज़ से बने हुए। अभी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा, तो DNA में इसका स्ट्रक्चर कैसा, ये देख लीजिए। DNA में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एवरी कॉर्नर, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं ना, इट रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम। देखो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर जो कि DNA में पाया जाता है, और ये है ये राइबोज शुगर है। और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर जो RNA में पाया जाता है वो कैसा दिखाई देता है, देखो, एवरी कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन। देखो, ये हो जाता है राइबोज शुगर फाउंड इन अ RNA। अब आप लोगों को ये 2 स्ट्रक्चर में क्या चेंज दिखाई दे रहा है या क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ H है, और राइबोज शुगर के अंदर H नहीं OH है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर DNA में एक ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी। डी का मतलब होता है विदाउट, डी का मतलब होता है DE, डी का मतलब होता है विदाउट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, एक विदाउट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कमी है एज कंपेयर टू RNA। इस DNA के मॉलिक्यूल के राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इसका नाम बोला गया है डीऑक्सी। राइबो बोले तो राइबोज शुगर, मतलब ये स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मतलब क्या, इंडिया में रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, इंडियन, वैसा ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसके लिए न्यूक्लिक बोला गया है, और ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये उसका नाम का मतलब हो गया।
और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है क्या? नहीं, सब जगह पर ऑक्सीजन बराबर है जैसा होना चाहिए, इसीलिए इसमें सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला गया है, यानी डीऑक्सी वर्ड को हटा दिया गया है। आरएनए के लिए डीऑक्सी वर्ड को हटा दिया गया है। आई होप तुम लोगों को ये नाम से समझ में आया होगा। इसके बाद आता है नाइट्रोजन बेस। तो अभी नाइट्रोजन बेस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये रब करता हूँ और नाइट्रोजन बेस के बारे में लिखता हूँ। नाइट्रोजन बेस जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस का मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक काम करता हूँ बीच में लिखता हूँ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में नाइट्रोजन बेस सेम मिलते हैं। मतलब एक मिलता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरामाइडिन। प्यूरिन एंड पायरीमाइडिन, ठीक है, ये हो जाता है दो नाइट्रोजन बेस। अगर ये दोनों नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस ये वर्ड का मतलब क्या? ये नेचर वाइज बेसिक इन नेचर है। एसिडिक बेसिक नाम सुने होंगे, तो ये बेसिक इन नेचर है और इसके अंदर हम लोगों को नाइट्रोजन कंपाउंड ज़्यादा मिलता है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलता है, इसके लिए इसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। इसके दो टाइप है, एक है प्यूरिन, एक है पायरामाइडिन। प्यूरिन और पायरामाइडिन में फ़र्क क्या है? तो प्यूरिन जो है ये डबल साइक्लिक कंपाउंड है। प्यूरिन जो होते हैं ये डबल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और पायरामाइडिन जो होते हैं ये सिंगल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। पायरामाइडिन सिंगल साइक्लिक कंपाउंड। अगर आपको याद नहीं हो सकता है तो इसको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक देता हूँ कि हम लोगों ने एक अगरबत्ती का नाम सुने हैं जो हमारे इंडिया में बिकती है, प्योर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती। प्योर, देखो प्यूरिन और प्योर वर्ड बहुत मिलता जुलता है। साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, साइकिल के कितने टायर हैं? 1 2, तो प्योर मतलब प्यूरिन और डबल साइक्लिक, समझ में आया, यानी कि डबल साइक्लिक कंपाउंड। तो साइकिल के 2 टायर होते हैं, इसीलिए प्यूरिन को ऐसा समझ सकते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। पैरामाइडिन नो डाउट सिंगल साइक्लिक कंपाउंड। प्यूरिन फर्दर आगे जाकर उसके भी 2 टाइप होते हैं। प्यूरिन के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है जी। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ अलग कलर से। प्यूरिन के भी 2 टाइप है, एक होता है ए और दूसरा होता है जी। और पायरामाइडिन के भी 2 टाइप होते हैं, ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए। इसका होता है सी और दूसरा होता है क्या? टी। अब इसका यानी मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ। ए मतलब एडिनाइन, दूसरा होता है गुएनाइन। ये दोनों प्यूरिन है, ये दोनों प्यूरिन है। और पैरामाइडिन, पैरामाइडिन जो होता है उसमें होता है साइटोसिन और लास्ट होता है थाइमिन। अब ज़रा गौर करना, अब ज़रा गौर करना। एडिनाइन डीएनए में भी है, आरएनए में भी होता है। गुएनाइन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। साइटोसिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, लेकिन थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है। थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है। तो फिर इसकी थाइमिन की जगह कौन लेगा? तो थाइमिन की जगह याद रखो यूरैसिल लेगा। कौन लेगा? यूरैसिल। किधर पे? आरएनए में। ये बात ज़रा याद रखो, ये बात ज़रा याद रखो, ठीक है। अब एक और, ठीक है, ये याद रखो। अब इसके बाद याद रखो, जैसा हम लोगों को मालूम है कि धूप है तो छाँव है, दिन है तो रात है, वैसा ही अगर कोई एक प्यूरिन है तो उसका अपोजिट पैरामाइडिन है। तो याद रखो ए का हमेशा अपोजिट जो होता है वो टी होता है। मतलब एक अगर आया तो उसके सामने टी आना ज़रूरी है। अगर दिन आया तो समझ जाना कि इसके बाद रात आना ज़रूरी है। वैसा ही अगर ए आया उसके साथ या उसके सामने टी आना ज़रूरी है। उसी तरीके से सी जब आया तो समझ जाना उसके साथ जी आना ज़रूरी है। अगर गौर करेंगे, एक होता है प्यूरिन तो दूसरा होता है पैरामाइडिन, एक होता है प्यूरिन तो दूसरा होता है पैरामाइडिन। यानी
प्यूरिन एंड पैरामाइडिन एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, ये बात याद रखो। प्यूरिन एंड पैरामाइडिन एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। इसी बॉन्डिंग के बेस पे हम लोग डबल यानी कि डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए समझते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए समझते हैं। देखो डीएनए नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन सपोज करो मैं उसको ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह बना रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये डीएनए में मैंने नाइट्रोजन बेस लिख दिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस लिख दिया। तो क्या हो जाता है, नेचर के रूल के हिसाब से दिन है तो रात है, वैसा ही सी है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, सी, एक मिनट पहले मैं ये लाइन में सब बना देता हूँ। हाँ, तो सी है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, जी। देखो यहाँ बता चुका हूँ मैंने, जी। अगर जी है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, मतलब के सी, मतलब के सी। अगर टी है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, देखो मैंने बता चुका हूँ ए। और अगर ए है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, टी। ए है तो टी, ए है तो टी, जी है तो सी, और सी है तो जी। ये याद रखो। ये मैं अचानक आप यानी ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आने वाला है। तो ये बेसिक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये हमेशा सी और जी जो होती है ये इन लोगों की पैरिंग होती है और ए और टी की पैरिंग होती है। और अगर आरएनए में पैरिंग हो जाए तो बस ज़्यादा फर्क नहीं है, सी जी के साथ पैरिंग करेगा, चाहे आरएनए की बात कर रहा हूँ, और ए किसके साथ पैरिंग करेगा, यू के साथ। क्यों, क्योंकि थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है आरएनए में, यूरैसिल होता है, तो ए के साथ यू बन जाएगा। मैंने जानबूझ के यू बड़ा ज़्यादा बनाया ताकि आपके नज़र में रहे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर समझते हैं। एक बार आरएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे, दैट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, दैट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हम लोग समझेंगे, फाइन। अच्छा, अभी एक बात आप लोग आरएनए में जाने से पहले, तो ये मैं आप लोगों को समझा दिया, राइबोज शुगर, जस्ट रिकैप, नाइट्रोजन बेस अभी मैंने आपको बता दिया, और फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग PO4 लिखते हैं। फॉस्फेट ग्रुप को कैसा लिखते हैं, PO4 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अब ज़रा ध्यान से देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। यानी कि वन मॉलिक्यूल मतलब क्या, यानी कि एक राइबोज शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो ACGT में से कुछ भी हो सकता है, प्लस एक PO4, ठीक है, मिलाकर बनाते हैं क्या, वन न्यूक्लियोटाइड। आपको ठीक से नहीं समझा होगा मे बी, तो मैं वापस से बताता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। कभी भी याद रखो न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड आया है। याद रखो, एक राइबोज शुगर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर जब जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस के साथ और PO4 के साथ, यानी इन शॉर्ट ये तीनों एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, ये तीनों भी जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो कलेक्टिवली ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये कहलाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये याद रखो, ये कहलाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, न्यूक्लियोटाइड, ये बात याद रखो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना, कितना बना, एक न्यूक्लियोटाइड बना। वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसा बन गया, यानी ये सब जुड़ने से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड 3 बार जुड़ा रहा हूँ, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 जेनेटिक कोड या कोडॉन, ठीक है।
देखो एकदम सिंपल है, ये राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप जब तीनों भी ऐड हो जाते हैं तो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, एक कोडॉन। ये बहुत ज़रूरी है जानना, अगर आप हो सके तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आई रिपीट, ये जब तीनों जुड़ जाएंगे तो बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो बनेगा एक कोडॉन या एक जेनेटिक कोड बनेगा। ठीक है, ये बेसिक है, ये आप लोग जान लीजिए। अब हम